बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, रीसेंट डेवलपमेंट्स आप देखें तो लगता ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब में तो लीडरशिप एज़ सच कोई एज़ सच मंज़र-ए-आम पर नहीं है। लेकिन कुछ खदोखाल अगर सियासी देखें तो एक उम्मीद नज़र आती है तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के लिए कि एक बड़ी रिहाई मतवक्के है। एक रिहाई इस तरह की हो सकती है, परवेज़ इलाही साहब की रिहाई पहले हो चुकी है लेकिन वो पॉलिटिकली उतने एक्टिव नहीं हो सके। शायद उम्र का तकाज़ा भी था और फिर इतना वो सोबतें काट कर आए हैं, उनको अपना ऑब्वियसली टाइम भी चाहिए होगा। कल की एक खबर है जो काफ़ी सारे लोगों से मुझ समेत इग्नोर हो गई। तारिक अज़ीज़ साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने लिखा कि 10 जून को एक बड़ी रिहाई मतवक्के। कंटेनर की तैयारी शुरू, अडयाला जेल से मुल्तान तक तारीखी इस्तकबाल की तैयारियाँ। अब इससे अगला पार्ट इनकी खबर का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मखसूस जमात मेन स्ट्रीम में रहकर कौमी मफाद में सियासत करेगी। चेयरमैन रजामंद, मुल्क की सियासत बल्कि हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा, वक्त का इंतजार कीजिएगा। मेरे नज़दीक मुल्तान की जब बात आती है तो तारिक अजीज साहब बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की। और शाह महमूद कुरैशी साहब के केसेस को लेकर खामोशी है आजकल। कोई नया केस नहीं बना, कोई शोर नहीं मचा हुआ कि दोबारा फाड़ लेना है, ये कर देना है, वो कर देना है। और इवेंचुअली केसेस ख़त्म होने ही होने हैं। सबके बाय एंड ऑफ द डे कहीं न कहीं जाकर मुल्क की सियासत में स्टेबिलिटी के लिए, इकॉनमी में स्टेबिलिटी के लिए आपको भाईजान इस भंवर से आगे निकलना पड़ेगा। और मैं तो पहले दिन का कह रहा हूँ कि आपने इमरान खान साहब से बात करनी है तो आपको जेल से रिहा करना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जो शिकंजा कसा हुआ है, उसको थोड़ा-सा लूज़ करेंगे तो उसके बाद चीज़ें आगे चल सकेंगी। अब इसमें चेयरमैन रज़ामंद जो हैं, ये किस हद तक इसमें क्रेडिबिलिटी की तो तहरीक-ए-इंसाफ इसको वेरीफ़ाई करेगी। लेकिन इस खबर के पॉलिटिकल खदोखाल या पॉलिटिकल आप लैंडस्केप देखें पंजाब का या पाकिस्तान का, तो मुझे ये खबर में जान नज़र आती है कि ये प्रिटी मच पॉसिबल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा कर दिया जाए और फिर उनको कहा जाए कि अब आप ज़रा मामलात को लेकर आगे चलें। और वो उनका तहरीक-ए-इंसाफ में इस हद तक कद बन गया हुआ है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के बाकी जो बाहर लीडरान हैं, इनसे तो उनका कद पहले का ही बहुत बड़ा है। बैरिस्टर गौहर हो जाएँ या रऊफ़ हसन साहब हो जाएँ, जो लोग अभी लीड कर रहे हैं, इनसे तो बहुत बड़ा है। अब दूसरी खबर एट द सेम टाइम बहुत शॉकिंग है। वो खबर आती है केपीके से। केपीके की एक चीज़ मैं पहले बता दूँ खबर की जानिब आने से कि जब से केपी की गवर्नमेंट बनी है, गंडापुर साहब की मुकम्मल सियासत फैसल करीम कुंडी साहब के गिर्द घूम रही है, गवर्नर साहब के। उनके बारे में ज़ुबान दराज़ी करके एक दूसरे के बारे में गवर्नर साहब भी काम नहीं कर रहे, वो भी लगे हुए हैं एक दूसरे के बारे में एक ही तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आगे पीटीआई की सियासत मुझे कोई केपीके में समझ नहीं आती। एक महमूद खान साहब हुआ करते थे, अगर आपको याद हो, तहरीक-ए-इंसाफ के दौर के अंदर जब तहरीक-ए-इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट भी थी, केपी गवर्नमेंट भी थी, पंजाब भी थी, तो तब वो वज़ीर आला पंजाब केपी के थे। उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि तहरीक-ए-इंसाफ की तमाम लीडरशिप जो केपीके में बाहिर है, ये कॉम्प्रोमाइज़्ड है। अब मैं इसके ऊपर कैसे बिलीव करूँ, या मतलब मेरा इसके ऊपर एनालिसिस बड़ा क्लियर सा होना चाहिए कि एक वो शख्स जो पार्टी छोड़ गया मुश्किल वक़्त में, महमूद खान साहब छोड़ गए, एक नई पार्टी बना ली, खट्टक साहब के साथ मिलकर, उनकी सियासी बात के ऊपर कैसे यकीन किया जा सके। वो इस तरह की बात इसलिए तो ज़रूर कर सकते हैं कि सियासी तौर पे ज़िंदा रह सकें या किसी पे तनकीद करें, तो कोई उन पे तनकीद करेगा तो मामलात आगे चलते रहें। इससे ज़्यादा उनकी बात की क्रेडिबिलिटी मेरे नज़दीक कोई नहीं है। लेकिन कुछ दलीलें ज़रूर हैं मेरे पास। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने 2/3 मेजॉरिटी दी है इमरान खान साहब को, उनके नैरेटिव को, उनके नाम के ऊपर वोट पड़ा हुआ है। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ केपीके और अली मीन गंडापुर साहब चंद सियासी नारों और गीदड़ भभकियों के अलावा प्रैक्टिकली उन्होंने किया क्या है? अच्छा, अब इस तरफ आ जाते हैं कि जनाब प्रैक्टिकली वो क्या कर सकते थे? प्रैक्टिकली खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस लेवल के प्रोटेस्ट स्टेज ज़रूर कर सकती थी कि जिसमें मुल्क की सियासत में हलचल मच सकती थी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इमरान खान के नाम के ऊपर अगर उनको कोई बंदा लीड करे या प्रोटेस्ट की तरफ जाए तो इस कदर बड़े एहतजाज कर सकते थे या कर सकते हैं कि मुल्की सियासत में उसका वेटेज नज़र आएगा। लेकिन फिर वही बात कि वहाँ पर कोई जलसा जुलूस करें आप केपीके के अंदर तो उसका इम्पैक्ट नहीं है। इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं या कोई और किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट आएगा। फिर उसका कुछ ना कुछ वज़न भी बर्दाश्त करना गवर्नमेंट के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से किसी किस्म की रिटेलिएशन आपको नज़र नहीं आती। लगता ये है कि बस जिस तरह बन गई गवर्नमेंट, अब पुरसुकून तरीके से आगे चलते जाइए। लास्ट खबर जनाबे वाला वो है एलिवेशन ऑफ जजेस। लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ चीफ जस्टिस थे, उनको भी एलिवेट कर दिया गया और उनको भी पहुंचा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन की अप्रूवल आ गई है मलिक साहब की। अब मलिक साहब जो हैं, मलिक शहजाद अहमद खान साहब, ये पंजाब गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे पंजाब गवर्नमेंट के लिए, ट्रिब्यूनल्स बनाने पे। और मलिक साहब एक कह लीजिए ना कि वो पाँव का कंडा या किसको कह लीजिए प्रॉब्लम हुकूमत के लिए हो सकते थे। तो उनके लिए एक ही सॉल्यूशन होता है, फिर इस तरह का कोई जज जो चीफ जस्टिस भी हो, जो तगड़ा जज हो,
बासूल हो, अड़ जाए। इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी है कि एहसन भून साहब और आदम नज़ीर तारड़ साहब के ग्रुप ने रिसेंटली इनके खिलाफ बहुत एहतजाज भी किए हैं लाहौर में। पुरतशद्दुद एहतजाज थे, वहाँ पर पुलिस ने भी काफ़ी ड्रामे स्टेज किए हैं वहाँ पर। काफ़ी कुछ ड्रामेबाज़ियाँ होती रही हैं। अब उनके बारे में भी लोग कहते हैं कि जी वो सब प्लान्ड थे, वो प्रोटेस्ट भी जो थे चीफ जस्टिस लोहार हाई कोर्ट के खिलाफ, मलिक साहब के खिलाफ प्लान्ड थे, क्योंकि पता था कि हुकूमत को ये हमारे साथ नहीं चलेंगे, तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब को हटाने के लिए प्रेशर डाला गया और वही हुआ कि उनको जनाब एलिवेट करके अप्रूवल आ गई है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएँगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट आएँगे, फिर वो किस हद तक काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ या क्या किस हद तक वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करते हैं और वो तो आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। लेकिन 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। एक बड़ी खबर कल की अज़हर मशवानी साहब जो डिजिटल मीडिया के हेड हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनके भाइयों की अबडक्शन और अभी तक कहीं से कोई उनका पता नहीं चल सका। कोर्ट ने फिर 11 तारीख दे दी है, कोर्ट ने कहा जी कि आप हमें बस पुलिस ने कहा जी हमें नहीं पता वो किसके पास है, तो कोर्ट ने कहा जी फिर आप लिख के दे दें कि आप फेल हो चुके हैं, आप उनको रिट्रीव नहीं कर सके, बाज़ियाब नहीं कर सके। सेकंड एक और चीज़ जो बड़ा टेस्ट केस था आमिर फ़ारूक साहब के लिए, वो इमरान रियाज़ खान साहब का हज पे जाना और उसकी परमिशन थी। वो भी जब उनको मशरूत इजाज़त दी गई कि जी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अगर आपको इजाज़त देती है, कोई मुआहदा कर लें, उनके साथ रिटर्न गारंटी दे दें, तो आप चले जाएँ। अब ये 2-3 चीज़ों से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जुडिशरी का मिज़ाज क्या है, मूड क्या है और वो कहाँ पर मामलात खड़े हुए हैं। लेकिन वन बाय वन जो हर्डल्स थी जुडिशियल सिस्टम के अंदर, मुझे लगता है कि हुकूमत उनको वन बाय वन क्रॉस करती जा रही है या वन बाय वन उनको एलिमिनेट करती जा रही है। और अगर ये एलिमिनेट इसी तरह होती जाती हैं हर्डल्स उनके लिए, तो बेसिकली तो ये हर्डल्स सारी कानून की हर्डल्स थी। ये हर्डल्स सारी आइनी हर्डल्स थी कि आइन के मुताबिक काम होना चाहिए एंड ऑल दैट। इससे ज़्यादा इस पे खुल के बात नहीं की जा सकती इससे ज़्यादा। लेकिन अभी तक के लिए लगता है कि पीएमएलएन के लिए राहें हमवार होती जा रही हैं, मामला ठीक होते जा रहे हैं क्योंकि बैंड ऑफ द डे फॉर्म 45, 47 की गवर्नमेंट, धांधली, 8 फरवरी का इलेक्शन, मैंडेट चोरी, वो तमाम तर चीज़ें अब ट्रिब्यूनल्स में जाकर डिसाइड होनी थी। एक मिसाल आपको इस्लामाबाद वाली जो 3 सीटें हैं, आमिर फ़ारूक साहब ने वहाँ पर भी स्टे नहीं दिया और वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन को कहा जी प्रोसीड। तो वहाँ से लगता ये है कि पीएमएलएन की राहें जो हैं वो हमवार होती जा रही हैं। जहाँ पर इनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस इनके लिए बढ़ते जाने हैं, वहाँ पर जो बाकी राइट लेफ्ट के हर्डल्स थे वो इनके लिए काफ़ी सारे कम होते जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।